हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की अवधारणा पर। यह अवधारणा जो है यह 1991 के दशक में हमारे सामने आती है, जबकि देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और लिबरलाइजेशन के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है। उदारीकरण अर्थात मुक्त व्यापार व्यवस्था जो है वो भारत में आई। सभी देशों के साथ हमारे व्यापार संबंध जो हैं वो खुलने लगे और बहुत सारी चीज़ें एक देश से दूसरे देश की तरफ आने और जाने लगी। यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ होता है निरंतरता, अर्थात हमेशा चलते रहना। जब हम वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दुनिया के सभी देशों में संस्कृति, उद्योग धंधों के विस्तार और तकनीकी परिवर्तन के साथ यह प्रक्रिया जुड़ी हुई है। हम बात करते हैं विश्व बाजार की, जो विश्व बाजार एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में हमें दिखाई दे रहा था। जब हम ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा को देखते हैं तो तीन बातें हमें बड़ी प्रमुखता से इसमें दिखाई देती हैं कि सस्ता श्रम, सस्ती पूंजी और बड़ा बाजार। जहाँ पर श्रम सस्ता था वहाँ से मजदूरी ले ली जाए, जहाँ पर पूंजी सस्ती थी वहाँ से पूंजी ले ली जाए, और जहाँ पर खपत ज़्यादा थी, उपभोग ज़्यादा थी, वहाँ सामान भेज दिया जाए। इस प्रकार से वैश्वीकरण की यह प्रक्रिया समय और दूरी दोनों को पाटने में सिद्ध सहायक हुई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन जो हैं वो दिखाई देने लगे। हालांकि उसमें काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन ये परिवर्तन हमें हमारे पूरी भारतीय संस्कृति के अंदर दिखाई दे रहे थे। इसके विभिन्न आयाम जो थे वो आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर, स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर दिखाई दे रहे थे। चूँकि समाजशास्त्र में हम संबंधों के अध्ययन की बात करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में संबंधों का जो संपूर्ण बदलाव है, जो चेंज है, परिवर्तन है, और वो विश्व में किस तरह से हमें घटित होता हुआ दिखाई देता है, उसकी चर्चा वैश्वीकरण के अंतर्गत की जाती है। भूमंडलीय जो संचार था, यानी कि हमारे जो कम्युनिकेशन के साधन थे वो बहुत ज़्यादा बदलने लगे थे। लोग एक दूसरे से ज़्यादा निकटता महसूस करने लगे थे। देशों की दूरियां जो हैं, जो सीमाएं थी वो ख़त्म होने लगी थी। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बातचीत करने लगे थे। इसी के साथ भूमंडलीयकरण और श्रम की बात की जाती है कि हम लेबर जो है वो किस तरह से एक से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए उपलब्ध होने लगी, मिलने लगी। जहाँ पर पूंजी सस्ती थी और श्रम सस्ता था, वो दूसरे स्थानों पर जाकर काम करने लगा, यानी एक स्थान से उस श्रम और पूंजी को ले जाया जाने लगा जहाँ उसकी ज़्यादा खपत होती थी। रोजगार के नए नए अवसर हमारे सामने थे, अनेक तरह के तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तियों के लिए, और जो नई नई एमएनसीज या जो नई नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही थी उनमें विभिन्न तरह के छोटे से लेके बड़े स्तर पर प्रबंधकीय स्तर के कार्य जो थे वो करने के लिए लोगों को मिलने लगे थे। इसी तरह भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देता है कि विभिन्न देशों के नेता जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ खुलकर चर्चाएं करने लगे थे और पूरे विश्व के बारे में सोचने लगे थे, ना कि सिर्फ अपने और अपने देश के बारे में। इसी तरह भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कारण जो संस्कृति का परिवर्तन दिखाई देता है वो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, क्योंकि आपकी पीढ़ी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे नए चैनल्स देखे हैं, बहुत नई नई फिल्में जो कि अनेक देशों से हमारे यहाँ तक पहुँची हैं, उनको सबको देखा है और उनका अनुभव लिया है जो पहले संभव नहीं था। इसी तरह से भूमंडलीकरण के साथ लिंग और संस्कृति जुड़ी हुई है, यानी कि स्त्रियों की समानता की बात, उनके विभिन्न पक्षों की बात जो है वो हम करने लगे। उपभोग की संस्कृति भी इसी संस्कृतिकरण के कारण से हमारे सामने आई, जहाँ पर हम फैशन, संगीत, कला, पर्यटन, खाद्य वस्तुएं जो कि हमें पहले नहीं मिलती थी
वो सारी की सारी एक से दूसरे स्थान पर उपलब्ध होने लगी। अनेक तरह के शॉपिंग मॉल हमें दिखाई देने लगे, जहाँ पर हर तरह का सामान, जो चाहे वो यूरोपियन देशों का था या अमेरिकन देशों का था, हमें उपलब्ध होने लगा। इसी तरह कॉरपोरेट कल्चर जो है वो हमारे सामने आया, जहाँ पर किसी भी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से प्रतियोगिता और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाने लगा। यही प्रक्रिया जो है हम कॉरपोरेट कल्चर जो है वो राजनीतिक दलों में भी आगे आया, और राजनीतिक दलों को अनेक तरह के विज्ञापन या उनकी जो है छवि को सुधारने का काम इन लोगों ने किया, और उनके जो कार्यक्रम थे वो आम जनता के सामने लाने का, ज़ोर शोर से लाने का काम भी इन लोगों ने किया। जब हम अपने विश्व की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत हम विश्व गांव की अवधारणा पर आ जाते हैं, विश्वव्यापी संस्कृति की बात करने लगते हैं, ना कि किसी क्षेत्र विशेष की। संस्कृति के सजातीयकरण की बात करने लगते हैं, विनिमय के साधन मुद्रा की बात करने लगते हैं, नई तरह के सामाजिक आंदोलनों की चर्चा करते हैं और आर्थिक उत्थान की बात करते हैं। पूरे विश्व को एक समाज व्यवस्था के रूप में देखने लगते हैं, और यहाँ पर हम ये महसूस करते हैं कि ये जो वैश्वीकरण की अवधारणा थी, इसके साथ स्थानीयकरण की अवधारणा भी बहुत ज़ोर शोर से साथ पकड़ती जा रही थी। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे थे वो भी इसके साथ बढ़ते जा रहे थे। देश सिर्फ अपने ही देश के बारे में चिंता नहीं करते थे, बल्कि वो दूसरे देशों के बारे में भी सोच रहे थे। पर्यावरण जो है या स्वास्थ्य जो है, ये सारी चीज़ें साझी हो गई थी, यानी कि हर व्यक्ति के बारे में सोचा जाने लग रहा था कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, इस प्रक्रिया को चला रही हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण की अवधारणा जो है वो हम 1991 से लेकर आज तक निरंतर चलती हुई देख रहे हैं।